नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे राज्य विधानमंडल के बारे में कि भारत के संविधान के अंदर राज्य विधानमंडल को लेकर इन विभिन्न जो राज्य है 28 राज्य है, उन राज्यों के विधानमंडलों के बारे में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, किन किन राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है, किन में एक सदनात्मक व्यवस्था है और राज्य की जो विधायिका है वो किस प्रकार से कार्य करती है। तो आइए शुरू करते हैं। राज्य विधानमंडल भारतीय संविधान के भाग 6 में राज्य विधानमंडल को लेकर प्रावधान किए गए हैं। भाग 6 में अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक राज्य विधानमंडल को लेकर प्रावधान किए गए हैं। इनमें कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अनुच्छेद 168 ये राज्य में विधायिका के गठन का प्रावधान करता है। सरकार के 3 अंग होते हैं, जैसे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो अनुच्छेद 168 है वो राज्य में विधायिका के गठन का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 169 ये विधान परिषदों का सर्जन और उत्साधन दोनों। अनुच्छेद 169 में अगर किसी राज्य में विधान परिषद का सर्जन करना है तो इसकी जो प्रक्रिया है अनुच्छेद 169 में दी गई है। और अगर उत्साधन करना है यानी किसी राज्य में पहले से विधान परिषद चल रही है और उसे खत्म करना है तो उसका प्रावधान भी अनुच्छेद 169 में ही होगा। अनुच्छेद 170 इसमें विधानसभा की संरचना के बारे में बताया गया है। विधानसभा की संरचना कितनी होगी या सदस्य किस प्रकार से उनका निर्वाचन होगा। अनुच्छेद 171 विधान परिषद की संरचना, दोनों अलग अलग याद रखना। विधानसभा की जो संरचना है अनुच्छेद 170 में है और विधान परिषद की जो संरचना है अनुच्छेद 171 में प्रावधान किया गया है। उसके बाद में आता है इसका गठन है 6 राज्य। भारत के अंदर कुल 28 राज्य है, जिनमें से 6 राज्यों के अंदर द्विसदनात्मक विधानमंडल है, यानी जिसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। और 22 राज्य है जिनमें केवल विधानसभा है, एक सदन की व्यवस्था है। एक सदन का अर्थ है कि वहाँ केवल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। तो 6 कौन कौन से राज्य है जिनमें द्विसदनात्मक व्यवस्था है? पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा कर्नाटक, चौथा बिहार, पांचवा उत्तर प्रदेश और छठा तेलंगाना। ये 6 राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद की व्यवस्था है और विधान मंडल है वो द्विसदनात्मक है। इसे याद करने के ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसलिए इसे ट्रिकली याद रखना बहुत जरूरी है। आम के बीज उत्तम है ये लाइन अगर आपको याद है तो ये 6 नाम आप इसमें आप कंफ्यूज नहीं होगे। आ का मतलब आंध्र प्रदेश, मे का मतलब महाराष्ट्र, के का मतलब कर्नाटक, बी का मतलब बिहार। पहले जम्मू कश्मीर था जिसका अब समाप्त कर दिया गया है, इसलिए इसे जे को याद नहीं करना है। ऊ का मतलब उत्तर प्रदेश और ते का मतलब तेलंगाना। ये 6 राज्य हैं जहां पर विधानमंडल द्विसदनात्मक है। आंध्र प्रदेश के अंदर विधानमंडल है, विधान परिषद, उसका गठन 1957 में किया गया था। 1985 में उसे समाप्त कर दिया गया था और 2007 में उन्हें पुनः प्रारंभ किया गया। इसलिए आंध्र प्रदेश को विशेष तौर पर याद रखना कि उसमें पहले ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें विधानमंडल का पहले गठन किया गया था, बाद में उत्साधन किया गया था और फिर पुनः प्रारंभ कर लिया गया, तो वो है आंध्र प्रदेश। 2019 में पहले जम्मू कश्मीर में भी द्विसदनात्मक व्यवस्था थी, लेकिन जैसे ही राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 आया था, जम्मू कश्मीर का जो पुनर्गठन किया गया था, लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया, जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाया, उस समय उसकी जो विधानमंडल है उसको एक सदनीय कर दिया गया। पहले जो जम्मू कश्मीर की जो विधानमंडल था, जो विधानसभा थी, उसका कार्यकाल 6 वर्ष होता था। अब उसकी विधानसभा का कार्यकाल भी 5 वर्ष होगा और ये द्विसदनात्मक व्यवस्था नहीं होकर जम्मू कश्मीर में विधानसभा जो विधानमंडल है वो एक सदनीय है। इसे विशेष तरीके से याद रखना क्योंकि ये हालिया परिवर्तन है। तो इसके बाद में है राजस्थान के बारे में चर्चा करते हैं कि राजस्थान के अंदर जो विधानमंडल है वो किस प्रकार से है। ये तो मोटा मोटी जो संविधान के अंदर पूरे सभी राज्यों को लेकर व्यवस्था करी गई है। अब राजस्थान की अगर हम बात करें, राजस्थान के अंदर केवल विधानसभा एक ही चलन में है और जो विधानसभा में जो सदस्य हैं उनकी संख्या 200 है, यानी 200 एमएलए है विधानसभा के अंदर, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली।
200 विधानसभा के सदस्य हैं। और राजस्थान में जो विधान परिषद है उसकी क्या कहानी है? राजस्थान के अंदर विधान परिषद अभी तक प्रक्रिया में नहीं है। 2012 में विधान परिषद का गठन करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा गया था। विधान परिषद के गठन होने की प्रक्रिया क्या है कि राज्य जो विधानसभा है वो अपने बहुमत से 2/3 बहुमत से विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव संसद को भेजता है और संसद दोनों सदनों से उसको पारित करता है। उसके बाद में राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद में विधान परिषद का गठन होता है। तो राजस्थान की जो विधानसभा है उन्होंने 2012 में प्रस्ताव पारित करके संसद में भेजा था और संसद में राज्यसभा में इस बिल को रखा गया था सन 2013 में और वर्तमान में ये राज्यसभा में ही लंबित है। इसलिए राजस्थान में आज दिनांक तक विधान परिषद अस्तित्व में नहीं है। अब विधान परिषद की जो सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? विधान परिषद में जो सदस्य संख्या है राजस्थान में कितनी हो सकती है, इसका जो प्रावधान है वो 1/3 का है कि जो लोकसभा में विधानसभा में जो सीटें हैं उसका 1/3 विधान परिषद में होगी। तो इनको आप निकालोगे तो ये 6.66 यानी 67 विधानसभा की सीट विधान परिषद की सीटें राजस्थान में हो सकती है। लेकिन जो 2012 में जो प्रस्ताव भेजा गया था उसमें 66 सदस्यों का प्रस्ताव भेजा गया था। तो ये प्रश्न अगर पूछते हैं कि राजस्थान में विधान परिषद की अधिकतम सीटें कितनी हो सकती है तो 67 आएगा। और 2012 में जो विधान परिषद का राजस्थान सरकार ने प्रस्ताव भेजा था उसमें कितने सदस्यों का प्रस्ताव भेजा था तो आपको 66 सदस्य लिखना है। उसके बाद में है विधानसभा की जो संरचना है वो किस प्रकार से होती। विधानसभा की जो संरचना है उस संरचना के अंदर भारतीय संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि अधिकतम किसी राज्य में 500 सदस्य हो सकते हैं। अधिकतम किसी भी विधानसभा में किसी भी राज्य में 500 से अधिक विधानसभा के सदस्य नहीं हो सकते। और न्यूनतम का जो प्रावधान है वो 60 का प्रावधान किया गया है कि न्यूनतम सदस्य है वो 60 से। कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें 60 से कम कि ये जनसंख्या के हिसाब से तय होते हैं सदस्य, इसलिए कुछ राज्यों में ये जो संख्या है जैसे सिक्किम में ये संख्या 32 है। पुदुचेरी में जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें ये संख्या 30 है। गोवा में 40 है और मिजोरम में 40 है। गोवा में 40 और मिजोरम ये इसके अपवाद है, यानी न्यूनतम सदस्य संख्या 40 होनी चाहिए। लेकिन ये 4 ऐसी जगह हैं जहां पर विधानसभा में सदस्य संख्या 60 से कम है। अब यह आता है कि प्रश्न के सबसे अधिक विधानसभा सदस्य या सबसे अधिक विधानसभा की सीटें कहां हैं। विधानसभा सीटें तो इसका जो सबसे बड़ा राज्य है उसका नाम आएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर 403 विधानसभा की सीटें हैं। और न्यूनतम की अगर बात करें तो न्यूनतम में आएगा सिक्किम। राज्य की बात करें तो सिक्किम आएगा और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो पुदुचेरी आएगा। दोनों अलग अलग याद रखना। केंद्र की बात करें राज्य की बात करें तो सिक्किम लिखना है और केंद्र शासित प्रदेश ओब्लिक राज्य की बात करें दोनों की में से बात करें तो पुदुचेरी आएगा। ये जो राज्य विधानसभा है उस राज्य विधानसभा में 2019 से पहले एक प्रावधान था कि एक सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय से लिया जा सकता है। 2019 में 104वें संविधान संशोधन 104वें संविधान संशोधन द्वारा आंग्ल भारतीय जो सदस्य है उनके निर्वाचन की व्यवस्था आंग्ल भारतीय सदस्यों की निर्वाचन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था 104वें संविधान संशोधन के तहत। और इसके तहत जो संसद है जो लोकसभा है उस लोकसभा में जो 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता था उस व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया था। और राज्य विधानसभा में एक सदस्य राज्यपाल के द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत किया जाता था। उस व्यवस्था को भी 104वें संविधान संशोधन के तहत समाप्त कर दिया गया। अब ये जो राज्य की जो विधानमंडल होता है इस विधानमंडल में SC और ST को आरक्षण है। राज्य की जो विधानमंडल है
राजस्थान के अंदर एससी कैटेगरी को 34 और एसटी को 25 जो सदस्य हैं उस 25 सदस्यों को रिजर्वेशन दिया गया है। विधान परिषद में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। याद ये भी रखना कि लोकसभा के अंदर भी एससी एसटी को रिजर्वेशन है, अनुसूचित जाति और जनजाति को, लेकिन राज्यसभा में रिजर्वेशन का कोई प्रावधान नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट थे, इन्हें याद रखना। विधानसभा के बाद में है विधान परिषद की संरचना, कि विधान परिषद का जो संरचना है किस प्रकार से उनका चुनाव होगा, जो सदस्य होते हैं उनका निर्वाचक मंडल कौन कौन होगा। तो जो कुल सदस्य होंगे विधान परिषद के, उनमें 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय के द्वारा चुने जाएंगे, यानी ये नगर पालिका और नगर परिषद, ग्राम पंचायत, इनके चुने हुए प्रतिनिधि उनके लिए वोट करके 1/3 सदस्यों का चुनाव करते हैं। कुल सदस्य, जैसे राजस्थान में कुल सदस्य 66 हैं, तो 66 का 1/3 सदस्यों का चुनाव स्थानीय निकाय के सदस्यों के द्वारा किया जाएगा। 1/3 सदस्यों का चुनाव विधानसभा सदस्यों के द्वारा किया जाएगा, जो 200 एमएलए है उनके द्वारा चयन किया जाएगा। 1/12 सदस्यों का जो चुनाव है, जो विश्वविद्यालयों से पिछले 3 सालों में जो स्नातक करके जो निकल चुके हैं, जो ग्रेजुएट करके जो छात्र निकल चुके हैं पिछले 3 सालों में, वो छात्र 1/12 सदस्यों का चुनाव करेंगे। 1/12 सदस्य 3 वर्ष से माध्यमिक विद्यालयों में जो पढ़ा रहे हैं शिक्षक बंधु, उन शिक्षक बंधुओं के द्वारा 1/12 सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। 1/6 सदस्य ये राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होंगे। इस प्रकार से ये विधान परिषद की संरचना होगी, जिसमें से 5/6 जो सदस्य हैं वो तो निर्वाचित होंगे और 1/6 जो सदस्य हैं वो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होते। विशेष तरीके से याद रखना कि 5/6 जो सदस्य हैं वो निर्वाचित होंगे और 1/6 मनोनीत होंगे। और किन किन के द्वारा होंगे? 1/3 स्थानीय निकाय के सदस्यों के द्वारा, 1/3 विधानसभा सदस्यों द्वारा, 1/12 पिछले 3 वर्ष में स्नातक कर चुके और 1/12 माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापन करा रहे अध्यापकों के द्वारा निर्वाचित होंगे। उसके बाद में है, इन प्रश्नों को जल्दी से जल्दी नोट करने की कोशिश करें, ये क्या परीक्षाओं की दृष्टि से सीधे अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके बाद में आती है जो विधानसभा में जो सदस्य हैं उनकी जो योग्यताएं हैं, विधान परिषद के लिए विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा के लिए जो सदस्य है उसके लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष का प्रावधान किया गया है और विधान परिषद का जो सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है वो 30 वर्ष का प्रावधान किया गया है। बाकी शर्तें जैसे भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल हुए दिवालिया नहीं होना चाहिए, लाभ के किसी पद के ऊपर कार्यरत नहीं होना चाहिए। उसके बाद में इनका जो कार्यकाल, विधानसभा का जैसा कि कार्यकाल आप जानते हैं 5 वर्ष होता है। विधान परिषद का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता क्योंकि ये एक स्थायी सदन है, लेकिन इसके जो सदस्य चुने जाते हैं उन सदस्यों का कार्यकाल है वो 6 वर्ष होगा। किसका? सदस्यों का। याद रखना, परीक्षा में प्रश्न की प्रकृति देख के समझना। विधान परिषद का कार्यकाल होता है अनिश्चित, ये एक स्थायी सदन है, और विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है तो वो 6 वर्ष होता है। उसके बाद में आते हैं पदाधिकारी। विधान परिषद में जो विधानसभा अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष का प्रावधान है। उसी प्रकार विधान परिषद में सभापति और उपसभापति का प्रावधान है। ये दोनों अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों विधानसभा में से ही होंगे और सभापति और उपसभापति दोनों विधान परिषद के सदस्यों में से ही होंगे। अब इनका जो पदाधिकारी कार्यकाल, इन दोनों पदाधिकारियों का कार्यकाल है वो 5 वर्ष होगा और इन पदाधिकारियों का कार्यकाल है वो 6 वर्ष निर्धारित किया गया है। इसके अलावा जो इनको बोलते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और इनको बोलते हैं एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। एमएलए अपना इस्तीफा किसको देते हैं?
विधानसभा अध्यक्ष को, और एमएलसी अपना इस्तीफा किसको देते हैं? सभापति को। त्यागपत्र, ये अपना त्यागपत्र है अध्यक्ष को देते हैं, और ये अपना त्यागपत्र है सभापति को भिजवाते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रावधान किया गया है। इसके बाद में और अन्य टॉपिक है, जैसे कार्यकाल हो गया, इनकी योग्यता हो गई, इसके बाद में है प्रक्रिया, विधानमंडल की जो प्रक्रिया, विधान की प्रक्रिया किस प्रकार से होगी, जहां 2 सदन कार्य है। जिस प्रकार आपने संसद को पढ़ा कि संसद के दोनों में से किसी भी सदन से कानून निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है, उसी प्रकार राज्य विधानमंडल में किसी भी सदन से कानून निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। यानी कोई नया बिल है वो विधानमंडल से भी आ सकता है और विधान परिषद से भी आ सकता है। दोनों में से किसी भी सदन से, एक सदन से पास होने के बाद में दूसरे सदन से उस बिल का पास होना आवश्यक है। अब यहां इन दोनों की जो शक्तियां हैं वो अलग अलग है। विधानसभा अगर किसी बिल को पास करके भेजती है, किसी प्रस्ताव को पास करके भेजती है, तो विधान परिषद है उसे अधिकतम 3 महीने तक रोक सकती है। अधिकतम 3 महीने तक रोक सकती है। 3 महीने के रोकने के बाद में वो पुनर्विचार के लिए अगर ये भेजती है विधानसभा, और विधानसभा वापस उसे पास करके विधान परिषद को भेजती है, तो ये अधिकतम 1 महीने तक उस बिल को रोक सकती है। यानी 4 महीने से अधिक विधान परिषद किसी भी बिल को नहीं रोक सकती, किसी भी बिल को खारिज नहीं कर सकती। विधानसभा है वो किसी भी बिल को खारिज कर सकती है। अगर विधान परिषद ने कोई प्रस्ताव या कोई बिल बनाकर विधानसभा के पास भेजा है, तो विधान परिषद उसे खारिज कर सकता है, खत्म कर सकता है। इन दोनों से कोई बिल है विधानसभा और विधान परिषद दोनों से पास होने के बाद में बिल हस्ताक्षर के लिए राज्यपाल के पास जाता है। तो यहाँ सेम वही प्रश्न एक भी निकल के आता है, जैसे संसद में 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। वैसे पूछे कि राज्य विधानमंडल के अंग कितने होते हैं, तो राज्य विधानमंडल के 3 अंग होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। दोनों से बिल पास होने के बाद में राज्यपाल के पास जाएगा। राज्यपाल के पास 4 ऑप्शन रहेंगे। राज्यपाल उस बिल पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, राज्यपाल उस बिल पर अपनी अस्वीकृति दे सकता है, और राज्यपाल उस बिल को राष्ट्रपति को भेजने के लिए राष्ट्रपति को भेज सकता है, और उस बिल को वापस भेज सकता है विधानसभा में। ये 4 ऑप्शन राज्यपाल के पास रहते हैं कि राज्यपाल उस बिल के ऊपर स्वीकृति दे सकता है, उस बिल को अस्वीकृत कर सकता है, और अगर और विधानमंडल के पास अगर किसी बिल को वापस भेजा जाता है, तो उसकी ये शर्त ये रहती है कि राज्यपाल ने किसी बिल को विधानमंडल के पास भेजा है और विधानमंडल ने ज्यों का त्यों उसमें पास करके वापस भेजा है, तब राज्यपाल को स्वीकृति देना आवश्यक हो जाता है। इसमें ये जो बिल राष्ट्रपति के लिए भेजा जाता है, अगर उसमें कोई राष्ट्रीय महत्व का कोई प्रश्न हो, अगर बिल के अंदर, या जो संघ सूची का विषय उससे अगर बिल टकरा रहा हो, तो राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। उस स्थिति में ये राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति दें या ना दें, तो इसलिए राज्य विधानसभा के कई बिल हैं वो राष्ट्रपति के पास लंबित रह जाते हैं, अगर उसमें संविधान से कोई टकराव का प्रश्न हो या विरोधी पार्टी की दोनों केंद्र और राज्यों में दोनों अलग अलग प्रकार की पार्टियों की सरकार हो। इस पूरी प्रक्रिया में जो कोई भी विधेयक होता है, अब उसके ऊपर 3 बार उसके ऊपर चर्चा होती है, 3 बार वाचन होता है। लोकसभा और राज्यसभा और संसद में भी 3 बार वाचन होता है, और जो विधानमंडल है उसी में भी 3 बार वाचन होता है। इसलिए 3 वाचन का कई बार प्रश्न पूछा जाता है, तो उसे याद रखना कि वाचन कितनी बार होता है। संसद और लोकसभा में वाचन मुख्य रूप से 3 बार होता है। तो ये थी विधानमंडल किसी भी कानून का रूप लेने की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से थी। तो ये राज्य विधानमंडल के महत्वपूर्ण टॉपिक थे, जहाँ से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो प्रश्न बन सकते हैं। इनका ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्नों का भी एक मैं टेस्ट सीरीज लेकर आऊँगा, जिससे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न और क्लियर हो जाएंगे कि यहाँ से और कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।